बांग्लादेश में तख्ता पलट पर बड़ा खुलासा सामने आ रहा है। खालिदा जिया के बेटे ने रची तख्ता पलट की साजिश। जी हां, ये खबर सामने आ रही है। 6 साल पहले आईएसआई ने रची थी तख्ता पलट की साजिश और बीएनपी चीफ तारिक रहमान आईएसआई की साजिश में शामिल। 2018 में तारिक रहमान और आईएसआई की मीटिंग हुई थी लंदन में। तख्ता पलट का प्लान बना था और देखिए उसी प्लान के तहत इतना बड़ा षड्यंत्र, इतना बड़ा तख्ता पलट हुआ है बांग्लादेश में वहां की सरकार के खिलाफ। तो बांग्लादेश में तख्ता पलट और आईएसआई की इसी साजिश को लेकर इंफॉर्मेशन वॉल पर बड़े खुलासे आपके सामने, जिसके बाद बड़े सवाल, क्योंकि अब खुलासा नंबर 1, जहां बांग्लादेश में तख्ता पलट की साजिश 6 साल पहले रची गई। इसमें इंपॉर्टेंट है आईएसआई और बीएनपी चीफ तारिक रहमान की प्लानिंग को लेकर किया जा रहा खुलासा। हालांकि इंफॉर्मेशन ये भी है रवि कि आखिर किस तरीके से मीटिंग्स को लेकर भी अब बड़े खुलासे हो चुके हैं। बिल्कुल, देखिए मीटिंग दर मीटिंग हुई और उसके बाद ये प्लान बनाया गया। जुलाई 2018 में लंदन में तख्ता पलट का प्लान बना पहली मीटिंग में। दूसरी मीटिंग सऊदी अरब में आईएसआई के प्लान को आगे बढ़ाया गया। ये सऊदी अरब में दूसरी जो मीटिंग हुई वहां से इस प्लान को आगे बढ़ाया गया। ये पहले खुलासे के तहत मीटिंग्स के बारे में हमने इंफॉर्मेशन रवि रखी है, लेकिन अभी खुलासा नंबर 2 भी है। हालांकि इस मीटिंग में किसको क्या जिम्मेदारी दी गई ये इंफॉर्मेशन, क्योंकि आईएसआई ने तारिक रहमान को इसकी जिम्मेदारी सौंपी और इसके बाद तारिक की आईएसआई से यूरोपीय देशों में मुलाकात को लेकर भी बड़े खुलासे हो चुके हैं। लेकिन अब बात खुलासा नंबर 2, जहां आईएसआई ने सीनियर ऑपरेशनल कमांडर जावेद मेहंदी को जिम्मेदारी दी है। अब इस खुलासे में किसकी क्या भूमिका रही, ये एक सबसे बड़ी इंफॉर्मेशन रवि इस पूरे मामले में सामने आ रही है, जहां आईएसआई ने तारिक रहमान और जमाते इस्लामी के बीच गठबंधन तक करवा दिया। बिल्कुल, इसीलिए ये जो रेडिकल इंपैक्ट है इस पूरे तख्ता पलट के दौरान वो नजर आ रहा है। देखिए ढाका यूनिवर्सिटी में जमाते इस्लामी ने स्टूडेंट विंग तैयार किया और इसको एक फ्रंट फेस की तरह इस्तेमाल किया गया। आईएसआई ने तारिक के जरिए स्टूडेंट विंग को कई $मिलियन भेजे, फाइनेंशियल एड, फाइनेंशियल बैकिंग मिली और जिससे पूरा ये कू तैयार किया गया, इसका पूरा प्लेटफॉर्म तैयार किया गया। इसमें इंपॉर्टेंट ये भी है साजिश, और उसी साजिश के तहत जो पूरी प्लानिंग हुई है ये एक एक इंफॉर्मेशन हमने आपको बताई है। लेकिन साजिश की जानकारी बांग्लादेशी खुफिया एजेंसीज को भी थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि रवि आज के इस हालात में ये साफ हो गया कि ये सब कुछ प्री प्लान था, लेकिन प्रधानमंत्री दफ्तर तक जानकारी नहीं पहुंचने दी गई। यानी एक सीक्रेसी के साथ की गई प्लानिंग के बाद रवि आज ये बड़े खुलासे हो रहे हैं। बिल्कुल, और देखिए जब इसमें अलग अलग एजेंसियों की भूमिका आप दिख रही है तो कई सारे सवाल आ रहे हैं। सुमित, सबसे बड़ी बात यह है कि ये बैठकें चल रही थी, शेख हसीना को इंफॉर्मेशन क्या नहीं दी गई थी? जमीन तैयार कर ली गई, पैसा आ रहा था विदेशों से, आईएसआई का हाथ था, क्या सरकार अलर्ट नहीं हो पाई, मौका नहीं मिला, या फिर देश के अंदर चाहे वो सेना हो, ब्यूरोक्रेसी हो या फिर पूरे सिस्टम में बैठे महत्वपूर्ण लोग हो, उन लोगों ने सरकार को अंधेरे में रखा, डार्क में रखा और अचानक से यह बम फूट गया? देखिए बिल्कुल, तारिक रहमान के बारे में सबसे पहले तो आप जान लीजिए आखिरकार वो है कौन। खालिदा जिया के सबसे बड़े बेटे हैं। 2008 से लगातार लंदन में उन पे कई मामले चल रहे हैं जिसमें उन्हें आजीवन कारावास तक की भी सज़ा हो चुकी है और वो आईएसआई के लिए एक माकूल या फिर सबसे बेस्ट कैंडिडेट थे जो लगातार ये पूरी मूवमेंट को चला सकते थे। लंदन में बैठकर लगातार पैसे का फ्लो किस तरीके से किया जाएगा, पार्टी वर्कर्स को कैसे मोबिलाइज किया जाएगा, और आप देखिए कि जो दूसरे स्टूडेंट विंग्स हैं उनको कैसे मोबिलाइज करना है, ये सिर्फ तारिक रहमान के बलबूते ही किया जा सकता था। और इंपॉर्टेंट ये है कि जब 6 साल से लगातार ये सारी कॉन्स्पिरेसी चल रही थी, इसको लेकर बांग्लादेश की इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास इनपुट पहुंच चुके थे। उन्होंने पीएमओ को इसके बारे में आधी अधूरी जानकारी दी और ये भी कहा कि देखिए अब तक इस पर लगातार कई चीजें आगे निकल रही हैं, लेकिन पीएमओ को या फिर आपके शेख हसीना को इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं दी गई कि कैसे स्टूडेंट विंग्स के जरिए लगातार जो स्टूडेंट्स हैं, जो पहले ढाका यूनिवर्सिटी में मौजूद एक विंग था, उसको इतना ज़्यादा बढ़ा दिया गया कि वो गवर्नमेंट ऑफिसेज, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ के साथ साथ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को भी अपने साथ इंक्लूड लेकर। और जावेद मेहंदी की आपने बात की, वो लगातार आईएसआई के वो बड़े एक ऑफिसर थे जो लगातार इस पूरे मिशंस में लगे रहे। पैसे का फ्लो कैसे बांग्लादेश में जाएगा, किस किस स्टूडेंट विंग को कितने पैसे देने, और इसके अलावा जो वहाँ के एम्प्लॉयज़, जो वहाँ के जो मजदूर यूनियन थी या फिर जो उनके जो वर्कर्स यूनियन थे, उनको कैसे इसमें इंक्लूड करना है, ये सबसे बड़ा एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था इस पूरे मूवमेंट का, इस पूरे प्रोटेस्ट का। और इसको एक तरीके से एंटी स्टूडेंट
जी जी, कंप्लीट करिए अपनी बात। बिल्कुल, इसको एक तरीके से रिजर्वेशन के साथ साथ इसको एक एंटी गवर्नमेंट मूवमेंट क्रिएट कर दिया गया। और एकदम से अगर आप देखें कि कल जब शेख हसीना को ये मालूम पड़ा कि अब ये मूवमेंट आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा, आर्मी ने, पैरामिलिट्री ने अपने हाथ खड़े कर दिए, तब उनके पास सिर्फ और सिर्फ अपना देश छोड़कर जाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा। लेकिन इसमें सबसे बड़ा फेलियर, फॉर्मर एम्बेसडर सुशील कुमार सिंघल सर भी हमारे साथ है। सिंघल सर, अब फेलियर की बात और जिस तरीके से इस पूरे मामले में बड़े खुलासे हो रहे हैं, अगर आपने उनके बेटे की बात भी सुनी हो तो जॉय भी ये दावा कर रहे हैं कि विदेशी ताकतों का हाथ है और ये सब कुछ प्री प्लान्ड है, सब कुछ साजिश के तहत हुआ। ये सुरभि जी, बात यह है कि ये तो सही बात है कि बिना विदेशी सपोर्ट के ये जो हो रहा है वो कुछ नहीं होता। अब उसमें यह है कि विदेशी सपोर्ट कितना था और इनकी जो पॉलिसीज़ थी उसका योगदान कितना रहा और कितना उन्होंने अपने आप को ओवर कॉन्फिडेंस रहा, तो वो एक विषय है जिस पर अभी चर्चा कर सकते हैं, लेकिन अभी खुलासे होने बाकी हैं। एक फैक्टर है कि हम भूल रहे हैं कि इनकी वहाँ पर एक बहुत बड़ा तबका है रजाकार जो थे, जिन्होंने जो इनको सपोर्ट किया था 71 में। वो पाकिस्तान ने कहा था उनको कि भी हम अपने यहाँ ले लेंगे उनको वापस, लेकिन उन्होंने नहीं लिया। तो उनकी हालात बांग्लादेश में भी बहुत ख़राब है क्योंकि उनको सरकारी नौकरी नहीं मिलती थी, उनको सिटीजनशिप नहीं दे रखी है, तो उसको भी इसमें एक्सप्लॉइट किया गया है। और ये जो साजिश हम बता रहे हैं 6 साल से, काफ़ी समय से चल रही थी, क्योंकि जो बीएनपी है वो उनका सबको हमें मालूम है कि उनको सपोर्ट जो पाकिस्तान और चाइना का रहता था, तो बहुत कंफर्टेबल नहीं थे जब से शेख हसीना आई थी। तो तब से बराबर उनकी कोशिश चल रही थी कि किसी तरीके से वो वापस बीएनपी या उस तरह के सपोर्टर को लाया जाए, और उसके लिए उन्होंने जो भी हो सकता था उसका इस्तेमाल किया, इंक्लूडिंग जो फारिक जो उनके बेटे हैं खालिदा जिया के, उनको इस्तेमाल किया, उनके क्योंकि दोनों के इंटरेस्ट कोइंसाइड करते थे। और अभी जैसे आपने इलेक्शन के बाद आपने देखा कि जो है एक उन्होंने एंटी इंडिया मूवमेंट चल रहा था कि बॉयकॉट इंडिया, तो शुरुआत वहाँ से हुई। और उसमें जब रिजर्वेशन की बात जो आई 30% की, रिजर्वेशन पहले भी था वहाँ पर, लेकिन इसको एक मुद्दा बनाया गया क्योंकि लोगों का उनके दिमाग में डाला गया कि सरकारी नौकरी नहीं मिलेंगी किसी को, और उस सब को मिला करके एक ऐसा उन्होंने जाल रचा। क्योंकि अब देखें तो अब एक और भी फैक्ट है यहाँ पे कि बांग्ला एक सर इसमें जो एलिमेंट इस प्रोटेस्ट के दौरान हमें दिखा है, जो इसका कैरेक्टर दिखा है कि रेडिकलाइज मॉब भी इसमें शामिल थी, तो ये क्या था, इस पे भी हम समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो रिजल्ट सामने आए हैं वो कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं। ये मामला सिर्फ रिजर्वेशन की लड़ाई तक का नहीं दिखाई दे रहा है, सिर्फ सरकार को उखाड़ फेंकने तक का नहीं दिखाई दे रहा।